शुक्ला आप सभी का आज के सेशन में स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी बहुत बेहतरीन होंगे और अगर नहीं भी हैं तो देखो आज के सेशन से बहुत बेहतरीन हो जाओगे, ठीक है, क्योंकि आज हम हिंदी का समास टॉपिक पढ़ने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी का बहुत स्वागत है और बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो शायद मुझे पहली बार देख रहे होंगे या फिर शायद आज मेरी पहला सेशन ये अटेंड कर रहे हो, तो आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले देखो, सबसे जरूरी होता है कि थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर लेना, है ना। मैं हमेशा अपनी क्लास में क्या करती हूँ, बच्चों को थोड़ा सा कंफर्टेबल करने की कोशिश करती हूँ कि आप मुझे जान जाइए, मैं आपको जान जाऊं, और जब दोनों जान जाएंगे तो रास्ता क्या हो जाता है, थोड़ा सा आसान हो जाता है, ठीक है। तो समझिएगा, सबसे पहले अगर मैं थोड़ा सा अपने बारे में बताना चाहूँ तो देखिए, मैं हूँ जया शुक्ला, मतलब मेरा नाम है जया और मैं आपको हिंदी पढ़ाती हूँ, हिंदी व्याकरण। आपके वन डे एग्जाम्स के लिए हिंदी व्याकरण मैं आपको पढ़ाती हूँ। दूसरी चीज अगर मैं बात करूँ मेरे थोड़ा सा बैकग्राउंड की, मेरे थोड़ा क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूँ तो मैंने अपनी ग्रेजुएशन, मास्टर्स, बीएड सब कुछ मैंने हिंदी लिटरेचर से करा है, यानी कि हिंदी ग्रामर और लिटरेचर से करा है। एंड अभी मेरा पीएचडी के लिए अभी मैं उसके लिए प्रिपरेशन कर रही हूँ, ठीक है। दूसरी चीज़ अगर हम वही बात करते हैं तो मेरा पैशन हमेशा से टीचिंग रहा है, इसीलिए मैंने सारे एग्जाम्स जो दिए हैं वो टीचिंग वर्टिकल के दिए हैं, यानी कि सीटेट है, सीटेट तो या फिर कोई टेट है या फिर यूजीसी नेट हमारा एग्जाम होता है, ये सारी चीज़ें मेरा क्वालिफाइड है, ठीक है। दूसरी चीज़ अगर मैं बात करूँ हिंदी को लेकर के, हिंदी जो मेरा है कोर सब्जेक्ट रहा है, चाहे मैं ग्रेजुएशन की बात करूं चाहे मैं मास्टर्स की बात करूं, मैंने मास्टर्स डबल मास्टर्स की है, देन मैंने अभी बीएड करा, ठीक है। सो ये बेसिक मेरा इंट्रोडक्शन था। पिछले ऑनलाइन की बात करूं, पिछले 1 से 1.5 साल हो गया मुझे ऑनलाइन पढ़ाते हुए, आपके साथ इस चैनल के साथ जुड़े हुए। और इससे पहले की मैं बात करूं बेटा, तो मैं इससे पहले ऑफलाइन आप लोग को पढ़ा रही थी, यानी कि ऑफलाइन वन डे स्टूडेंट्स को, वन डे एग्जाम्स को पढ़ा रही थी, ठीक है। और टीचिंग की मैं बात करूँ तो वो मैं पिछले 6-7 साल से कर रही हूँ, तो मतलब कि ऑफलाइन, बट वन डे एग्जाम की बात करूँ तो वो मैं पिछले 3 से 3.5 साल से पढ़ा रही हूँ, ठीक है। सो आई होप इतना इंट्रोडक्शन मेरा आप लोगों के लिए इनफ होगा और अब धीरे धीरे क्या करेंगे, हम आपके बारे में मैं जानने लगूंगी और आप मुझे जानने लगेंगे, ठीक है। तो आज का बेसिकली टॉपिक क्या है मैं आपको ये बता देती हूँ, ठीक है। ओके, आज का जो आपका टॉपिक रहने वाला है वो है समास। अब समास होता क्या है, सबसे पहली चीज ये समझ लीजिए, क्योंकि यार देखो मैं हमेशा कहती हूँ कोई भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा ये बोर्ड आज थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा है, ठीक है, बट थोड़ा सा मैनेज हो जाएगा, है ना, क्योंकि भाई टेक्नोलॉजी यही है ना। खैर, समास होता क्या है सबसे पहले ये समझ लो। यार मैं ना हमेशा एक बात कहती हूँ कि हिंदी ना, लोग कहते हैं हिंदी बहुत आसान है, लेकिन आप अगर जाओ सही से हिंदी की अगर डेप्थ में जाओ, उसकी गहराई देखो, हिंदी मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही प्यारा सा सब्जेक्ट होता है जिसे हमें बहुत ज़्यादा रटना नहीं पड़ता, अगर हम समझ लेते हैं तो बहुत ईजी हो जाता है, राइट। समझिए, समास की अगर मैं बात करूँ, आखिर ये समास है क्या। समास ऐसा नहीं लग रहा कि सब कुछ समा लिया हो, है ना, ऐसा कुछ लग रहा है कि नहीं लग रहा, बताओ। जैसे कि अगर मैं बात करूँ ना, समास आप लोगों ने पढ़ा होगा, आप लोगों ने जरूर पढ़ा होगा, शायद आपको नहीं पता हो, मैं एग्जांपल दूं शायद आपको याद आ जाए। एक समास का एग्जांपल अगर मैं दूं आपको, बहुव्रीहि समास सुना है, बहुव्रीहि सुना लग रहा है ना। बहुव्रीहि समास जैसे आप कहते हैं ना, गिरिधर मेरो तो गिरधर गोपाल दूजो न कोई है। गिरिधर किसको कहा जाता है, जिसने गिरी को धारण, यानी कि जिसने पहाड़ उठा लिया, पहाड़ को अपनी छोटी सी उंगली पे उठा लिया, ठीक है। जैसे आप कह देते हैं गजानन कह देते, या फिर आप कह देते हैं दशानन कह देते हो, है ना। तो यानी 10 है आनंद जिसके, यानी कि वो जो है मैं कहूँ रावण की आपने बात कर दी है ना, गजानन की बात कर दी है ना, तो आपने क्या कहा, गणपति बप्पा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको शायद अब थोड़ा थोड़ा रिकॉल कर पा रहे हो आप लोग कि आखिर ये बहुव्रीहि समास क्या होता है। तो अब इसी को आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक। समास की अगर सिंपल सी मैं बात करूं ना, समास को यार एक शब्द में अगर मैं आपसे बोलूं कि बेटा एक शब्द में बताओ क्या कहोगे, तो हमेशा याद रखना ये क्वेश्चन पूछा जाता है, आप कहेंगे संक्षिप्तीकरण होता है। क्या होता है, संक्षिप्तीकरण को ही कहोगे समास होता है। आप कहेंगे मैम कैसे, तो समझिएगा, जब समास की बात आती है समाज की, तो आप क्या कह सकते हैं, संक्षिप्तीकरण। क्या कहते हैं, संक्षिप्तीकरण। ये सवाल आपका 1 नंबर में पूछा जाता है, ठीक है। अब समझो जरा, हिंदी व्याकरण में थोड़ा सा इसके परिभाषा की ओर चल लेते हैं, फिर आपको आसान भाषा में समझाती हूँ। हिंदी व्याकरण में समास का शाब्दिक अर्थ होता है छोटा रूप, यानी किसी भी चीज को। एक बात बताओ, तुम लोग की भी आदत है क्या, मेरी तो जैसे अभी भी आदत है, मैं ऑफिस से घर जाती हूँ, मैं कहती हूँ पापा मम्मी कहाँ है, मम्मी को ढूंढते हैं हम लोग, है ना। आप लोग भी कहीं से आओ, आप सीधा घुसते हैं मम्मी का है, मम्मी का है, मम्मी का है ना। तो जब आप मम्मी की तरफ दौड़े, और अगर सोचो पापा ने ऐसे कहा कि बेटा जो हमारे ना खाना वाना बनने का घर है ना, उसमें है, खाना बनने का जो घर है
उसमें है मम्मी। तो आप कहोगे यार पापा यार, आप सीधा ये भी तो कह सकते हो ना कि मम्मी रसोई घर में है। किसमें है? रसोई घर। तो रसोई घर यानी कि जो रसोई के लिए जो घर बनाया गया, आपने उसे कहा रसोई घर। जैसे आप कहते हैं ना पाठशाला, पाठ का शाला या विद्यालय, विद्या का आलय हो गया, ठीक है, ओके। जैसे आप ये सारे शब्द कहते हैं तो यही समास होता है। समास का मतलब होता है सिंपल, आप जितना छोटा बना सकते हो उतना छोटा बना दो। किसी चीज को जितना छोटे शब्दों में कह सकते हो उतने छोटे शब्दों में कह दो, वही तुम्हारा समास हो जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। लेकिन जब दो शब्द मिलके दो पद, ये पद ही हुआ ना, जैसे आप पाठशाला कहते हैं तो यानी पाठ और शाला, या फिर आप कह दो विद्यालय, विद्या धन आलय, अगर आपने कहा तो ये मिलके विद्यालय बना। बोलो हाँ या ना? विद्यालय अगर ये बन गया तो आप मुझे बताइए क्या अपना इसका एक अर्थ है? याद रखिएगा ये पद कहलाएगा। इसको पूर्व पद कहते हो, याद रख लेना, इसको आप उत्तर पद कहते हैं। उत्तर का मतलब होता है जो बाद आए, पूर्व यानी कि जो पहले आता है, ठीक है। दोनों का अपना एक मीनिंग है, मीनिंगफुल है, ऐसा नहीं है कि इसका कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। दोनों का अपना एक मतलब होता है और दोनों मिल करके एक नया शब्द बना दे, एक नया कुछ मीनिंग रख देते हैं, तो वही क्या हो जाता है? तुम्हारा समास हो जाता है। क्या आपको अब समझ आया? थोड़ा बहुत समझ आया? देखो थोड़ा ही समझना है, ज्यादा समझना ही नहीं है। मैं कह रही हूँ बस थोड़ा समझना है, ज्यादा नहीं समझना, मैं ज्यादा समझाऊंगी, समझिएगा। अब देखिए जैसे ये था रसोई के लिए घर को आपने कहा कह दिया रसोई घर। हाथ के लिए जो कड़ी बनी गई उसको कह दिया हथकड़ी। नील और कमल को कह दिया नील कमल। राजा का पुत्र को कह दिया राजपुत्र। समझ आया? यही समास होता है, यही समास होता है। समास के भेद कितने हैं, क्या है, वो सब मैं समझाऊंगी, ठीक है। अब समझिए समास रचना में दो पद होते हैं। मैंने अभी आपको बताया दो पद होते हैं, एक होता है हमारा पूर्व और एक होता है उत्तर, ठीक है, इतना ही समझना है। और जो पूरे की बात की जाए उससे समास, समास विग्रह क्या होता है? जैसे आपने कहा देवालय, आपने क्या कहा? देवालय, देवालय कहा यानी कि देव के लिए आलय, भगवान के लिए जो आलय होता है, घर बनाया जाता है, उसे कहते हैं ना देवालय, है ना। पाठशाला, पाठ के लिए शाला, है ना। राजपुत्र, राजा का पुत्र, ये कह दिया आपने। जैसे आपने कहा राजपुत्र यानी कि राजा का पुत्र। देखो ये हुआ तुम्हारा राजपुत्र, ये हुआ आपका, ये क्या हुआ? ये हुआ समास। और ये राजा का पुत्र क्या हो गया? समास विग्रह। किसी भी समास में कौन सा उसका भेद है, ये जानने के लिए जो सबसे आसान तरीका होता है वो होता है विग्रह कर लो, इसका विग्रह कर लो। अगर आपने विग्रह कर दिया तो आप बहुत इजीली बता देते हैं कि आखिर कौन सा समास इस्तेमाल हुआ है। जैसे समास के जब भेद पे आते हो आप, समास के जब आप भेद पे आए तो समझिएगा समास के हमारे 6 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 6 भेद। याद करो, मेरे साथ याद करो। एक होता है अव्ययी भाव समास, अव्यय, अव्यय लगेगा, क्या होता है यही शॉर्ट में बता दूंगी ना तो पूरा इजी समझ आ जाएगा आपको। अव्ययी भाव, फिर आता है तत्पुरुष समास, फिर आता है कर्मधारय, फिर आता है द्विगु समास, इन द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास। याद हुआ? नहीं याद हुआ? मेरे साथ याद करो। आपने कहा कि मैम सबसे पहले आएगा, समझिएगा इसका रंग बदल लेते हैं, है ना, लोग तो वैसे अपना रंग बदलते रहते हैं, इसका भी बदल ही देते हैं हम, ठीक है। चलिए चलिए देखें, समझिएगा, मेरे साथ साथ बोलना, ठीक है। समास के भेद क्या है? समास के भेद बताओ जरा कितने हुए? ठीक है, ये देखिए आपने कहा हमारे हुए 6 भेद। कितने हुए भाई साहब? एक हुआ अव्ययी भाव, अव्ययी भाव समास हो गया। एक हुआ हमारा द्वंद्व, और एक क्या हुआ? द्विगु। द्विगु समास। आई होप आपको हैंडराइटिंग थोड़ी सी सही मतलब समझ आ रही होगी, हैंडराइटिंग ठीक आ रही है ना। चलिए ओके, अगला क्या आता है? चौथा। चौथा क्या बचा? कर्मधारय समास। कर्मधारय समास
देन पांचवा क्या बचा भाई, पांचवा बचा हमारा तत्पुरुष समास। छठा क्या बचा, बहुव्रीहि समास। ठीक है, ये हो गया। आ जाओ शॉर्ट में समझते हैं, आखिर अव्ययी भाव समास क्या होता है, द्वंद्व समास क्या है, ये ट्रिक समझना। ट्रिक मैं हमेशा ना अपने स्टूडेंट्स को ट्रिक से पढ़ाती हूँ, है ना, रट्टा तो यार कोई भी मान लेगा, हमें ट्रिक से समझना। ये हुए आपके 6 समास, ठीक है, ओके। अव्यय क्या होता है समझते हो, देखो समझना, अव्यय होता है जो ऐसे शब्द जो कभी बदलते नहीं है, ठीक है। अव्यय से याद रखो, जब हमें किसी शब्द में दिखे उपसर्ग लग रहा है, उपसर्ग समझते हो, जैसे सत्य है, सत्य में आपने आ लगा दिया तो ये असत्य बन गया, ठीक है, असत्य। हिंसा में आपने आ लगा दिया तो ये अहिंसा बन गया, बोलो है ना। आदर में आपने नी लगा दिया, निरादर, निरादर अगर बना दो इसको, ठीक है। इस तरीके से यानी कि जब भी आपको दिखे आप क्या कहोगे, आप कहोगे मैम अच्छा हमें इतना समझ आया कि जब भी हम अव्यय की बात करेंगे ऐसे शब्द हमें मिल जाए जहां पर हमें क्या दिख जाए, हमें दिख जाए कि वहां उपसर्ग है। ये ट्रिक है, इस वाली स्लाइड में मैं आपको सिर्फ ट्रिक बता रही हूँ, ट्रिक बता रही हूँ मैं समझाने, कैसे पहचानोगे कि कौन सा समास है। अव्ययी भाव में आपको बताना है कि कैसे, जब हमें उपसर्ग देखने, मैंने पूर्व पद बताया, उत्तर पद बताया, पूर्व पद उत्तर पद, इसको याद रख लेना। पूर्व यानी जो पहले आएगा, उत्तर यानी बाद आएगा। पूर्व पद में आपको जब हमें दिखे कि उपसर्ग देखने को मिल जाए, उपसर्ग देखने को मिले, जैसे अहिंसा, ठीक है, ओके। अगला द्वंद्व समास क्या होता है समझिएगा। जब आप द्वंद्व समास की बात करते हो, द्वंद्व समास होता है जब भी दो में, ऐसा हुआ है तुम्हारे साथ कभी कि कोई गेस्ट आया हुआ है, आपसे कहता है अच्छा बताओ जरा आप मम्मी को ज्यादा प्यार करते हो या पापा को ज्यादा प्यार करते हो, है ना, ऐसा कोई ना कोई गेस्ट जरूर आता है आपके, ठीक है। तो आप कहते हैं आप किसी एक को चूज नहीं कर सकते, जैसे होता है ना कि भाई साहब आपसे पापा ने पूछ लिया या फिर किसी ने भी पूछ लिया, तो जब आप कोई एक ना चूज कर पाओ और दोनों ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे आपने कहा माता पिता, द्वंद्व समास में याद रखना योजक चिन्ह का लोप होता है, यानी कि ट्रिक क्या है, हमें योजक चिन्ह मिलता है। योजक चिन्ह पता है क्या होता है, ये वाला साइन जो देखने को मिलता है ना, ये वाला, जैसे आपने कहा माता पिता, जब आपके लिए दोनों इंपॉर्टेंट हो जाएं, जब आपके लिए आप कह दो कि भाई दोनों इंपॉर्टेंट है, आपने कहा जलवायु, कभी कभी ये चिन्ह भी गायब कर देता है एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए, आपने कहा जलवायु, जल भी जरूरी है वायु भी जरूरी है, आप किसी एक को नहीं कह सकते। द्वंद्व का मतलब ही लग रहा है द्वंद्व छिड़ जाना, कहते हैं ना द्वंद्व छिड़ जाना, द्वेष हो जाना, आपस में लड़ जाना, तो वैसे ही द्वंद्व समास हो गया, ठीक है। अगला आता है द्विगु समास। द्विगु समास की जब बात आती है तो आप क्या कहते हो, द्विगु की जब बात आती है आप कहते हैं कि भाई द्वि दिख रहा है, क्या दिख रहा है, द्वि, और द्वि मतलब कि दो से बात हो रही है, दो मतलब की संख्या की बात हो रही है, तो आप कह सकते हो मैम जब पहला पद अगर हमें संख्या दिखे तो क्या हमारा द्विगु समास हो सकता है, मैं कहूंगी हाँ जी हो सकता है। जैसे आपने कहा एग्जाम्पल दे दीजिए जरा, तो देखिए पहला पद संख्या का मतलब है जब आप देखें कहें चतुर्भुज, आप देखो और बोलो त्रिकोण, चतुर्भुज हो गया त्रिकोण, चतुर यानी कि 4, त्रिकोण यानी कि 3, क्या आपको ये चतुर जो है ये क्या आपको पहला पद आपको दिख नहीं रहा है कि संख्या है, आपने कहा चतुर्भुज त्रिकोण हमारा द्विगु समास हो जाता है। द्विगु समास क्या होता है शॉर्ट में बताओ, आपने कहा मैम जब हमें दिखे कि हमारे संख्या की शुरुआत, यानी कि जो हमारा शब्द है उसमें संख्या से शुरुआत हो रही है, त्रिकोण है, त्रिभुज है, चतुर्भुज है, ये सारे के सारे क्या होते हैं द्विगु समास हो जाते हैं। अब लेकिन यहाँ पे एक है ना चीज है जो मैं आपको आगे बताऊंगी, समझिएगा।
ओके, आगे समझो जरा। अब यहाँ पर वापस आ जाओ, यहाँ वापस आ जाओ जरा, यहाँ पे वापस आओ। अब आया कर्मधारय समास। कर्मधारय को कैसे याद करो? एक बात बताओ, हम कहते हैं ना कि देखो फलाने वाला इंसान कितना अच्छा है, फलाना इंसान कितना अच्छा है, कितना अच्छा, तो हम उसकी विशेषता बता रहे हैं क्या? बोलो हाँ या ना। क्या हम उसकी विशेषता बता रहे हैं? हम किस हिसाब से बता रहे हैं? हम उसके कर्मों पे बता रहे हैं ना, उसके कर्म देखे हमने तभी तो कह रहे हैं ना कि फलाना इंसान बड़ा अच्छा है। तो जब आप कर्म देख के कह रहे हो कि फलाना इंसान जो है बड़ा अच्छा है, तो आप क्या कहेंगे कि हम यहाँ विशेषण देखेंगे, हम विशेषण देखेंगे या तुलना, उपमा उपमेय देखते हैं। क्या देखते हैं हम? उपमा या फिर उपमेय देखते हैं। इसको क्या हुआ? उपमा या उपमेय देखते हैं, यानी कि आप कह दो तुलना की बात करते हो, ठीक है। जैसे आपने क्या कहा? कमल चरण। चरण कैसे हैं? कमल जैसे। तो चरण की विशेषता ही तो बताई ना आपने। तो जब आपने कह दिया कमल चरण, अगर आप कह रहे हो कमल चरण, कमल चरण की बात अगर आपने कह दी, आपने मृग नयनी की बात कह दी, तो ये सब क्या हो गया? कर्मधारय समास हो गया। समझ आया? ये हुआ कर्मधारय समास। इसी तरीके से तत्पुरुष समास में याद क्या रखना है आपको कि तत्पुरुष समास ऐसा समास होता है जहां कारक छुपा हुआ होता है, कारक का लोप होता है। क्या होता है? कारक का लोप हो जाए, यानी कारक छुपा हुआ हो। आप कहोगे मैम कारक का कैसे लोप होगा? मैं समझाती हूँ। कारक पता है ना तुम लोगों को? ये बताओ, पता है? सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि कारक होता है क्या। जैसे कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, अपदान से संबंध कार्य की, यही पता होना चाहिए, बाकी कुछ नहीं। आपको पता है कि हाँ अच्छा ये कारक होते हैं, तो बस इतना काफी है। जब आपने कहा तत्पुरुष समास, तो यहाँ आपका कारक छुपा होता है। आपको पता है हमारे 8 कारक होते हैं। अधिकरण संबोधन भी होता है, लेकिन आप यहाँ पे इस्तेमाल कर्ता वाला नहीं करते, और यहाँ आप संबोधन भी नहीं करते। कर्ता और संबोधन को आप इसमें जोड़ते नहीं। आप कितने कारक इस्तेमाल करते हो? सिर्फ 6 कारक का इस्तेमाल आप यहाँ करते हैं, ठीक है। तत्पुरुष समास में कितने कारक का यूज करते हो? आप कहोगे सिर्फ 6 कारक का इस्तेमाल होता है। जैसे समझिए, अब तत्पुरुष समास को आगे मैं समझाऊंगी। अब आगे जैसे तत्पुरुष समास में आपने कहा देश निकाला, आपने क्या कहते? देश निकाला। देश निकाला का क्या हो गया? देश निकाला। इसका जरा विच्छेद करेंगे तो आपका क्या निकलेगा? आप कहोगे मैम ये तो देश से निकाला होता है ना। से क्या होता है? से अलगाव दिखा रहे हो, तो आपका अपादान कारक जा रहा है। अभी समझाऊंगी, तत्पुरुष समास को बहुत इजीली समझाऊंगी, अभी थोड़ा सा बस धैर्य रखना, ठीक है। आपने कहा अच्छा देश से निकाला, और से तो हमारा कारक होता है ना। अच्छा समझ गए कि अपादान होगा, ये तत्पुरुष समास होगा, ठीक है। बहुव्रीहि समास होता है जब दोनों पद मिलके, दोनों पद किसी और की बात करें। आप कहोगे मैम ये कैसे होगा? तो समझना, दोनों पद तीसरे की बात करें। जैसे आप कहोगे मैम ये कैसे होगा? तो देखो एक बात बताओ, दोनों पद, आपने क्या कहा था? आपने कहा था मैम गजानन, आपने कहा गजानन, आपने कहा दशानन, आपने कहा षडानन, आपने कहा मुरलीधर। इन सब का मतलब कोई ना कोई है, किसी न किसी भगवान से लेना देना है। बोलो हाँ या ना? है। तो आप कहोगे ये बहुव्रीहि समास हो जाएगा। यानी कि जब आपने कहा मुरलीधर, मुरलीधर मुरली को धारण करने वाला, जब आप क्या कह रहे हैं? मुरली को धारण करने वाला, इसका सीधा सीधा तात्पर्य क्या हो जाएगा? इसका सीधा तात्पर्य होता है मुरली को धारण करने वाला से मतलब है कि जिसने मुरली को धारण करा हुआ है। कौन हो जाएगा? कौन हो जाएगा? तो आप सीधा क्या कहेंगे? मुरलीधर, यानी कि भाई भगवान श्री कृष्ण, यानी कि आप किसी तीसरे की बात कर रहे हैं। बोलो हाँ या ना? समझ आया? तो ये थे तुम्हारे क्या समास है। अब इन 6 समास को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। यार देखो आपने बहुत शॉर्ट में समझाइए, अब इसके एग्जाम्पल्स वगैरह मैं बहुत अच्छे से आगे भी दूंगी। अब व्यय में आप समझ गए कि अच्छा उपसर्ग देखने को मिलेगा हमें, समझ गए। द्वंद्व में हमें देखने को मिला अच्छा यहाँ योजक चिन्ह मिलेगा, जहां दोनों ही शब्द हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। द्विगु में आपने कहा द्वि यानी कि दो यानी कि मैम ने कहा था कि पहला पद संख्या रहेगा, तो अच्छा ठीक है संख्या वाले सारे होने चाहिए।
कर्म धारा में मैम ने कहा कि हम किसी की विशेषता बताते हैं, जैसे मृग, नयन तुम्हारे मृग जैसे हैं, चरण तुम्हारे कमल जैसे हैं, मुखड़ा तुम्हारा चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा वाली बात आ जाएगी, बोलो हाँ या ना। ठीक है, तो इसी तरीके से तत्पुरुष समाज की बात की तो जहां कारक छुपा हुआ होगा, और बहुव्रीहि समाज यानी कहीं ना कहीं भगवान की बात कर रहे होगे। ठीक है, तो ये हुए हमारे समाज। अब इसको डिटेल में समझते हैं, एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। समझिएगा, जब आता है अव्ययी भाव समास, यानी जब पहला समास आप पढ़ते हो, मैंने क्या कहा था कि यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि उपसर्ग देखने को मिलेगा, बोलो हाँ या ना। यकीन नहीं है, ये देख लो जरा, ये देखो यार, तुमने दिन में प्रति लगा दिया तो ये प्रतिदिन बन गया, शक्ति में यथा लगा दिया तो यथा शक्ति बन गया, मरण में आ लगा दिया आमरण बन गया, रूप में अनु लगा दिया अनुरूप बन गया, क्रम में यथा लगा दिया यथा क्रम बन गया। अब मुझे बताइए, क्या आपको ये शब्द देख के नहीं समझ आएगा? प्रतिदिन क्या देख के नहीं बता दोगे कि यार दिन तो मूल शब्द है, प्रति लगा दिया उपसर्ग बना दिया इसने, शक्ति में यथा शक्ति लगा दिया, बोलो है ना, मरण में आमरण लगा दिया, है ना, रूप में अनुरूप लगा दिया, एक कुरूप भी तो लिख सकता था, कुरूप भी तो होता है, तो यानी कि सीधी सी बात है ना, अनु तो हमारा उपसर्ग होता है, बोलो हाँ या ना। यथाक्रम में आपका क्या हो जाएगा, आपका हो ही जाएगा, बोलो समझ आया। तो आप ये समझ गए कि अव्ययी भाव जो मैम ने कहा था कि भैया दीदी ने तो कहा था कि उपसर्ग होगा और हमारा यहाँ हो रहा है, इतना समझ आया। अब देखिए, याद रखिएगा, हमारे कुछ पुनरावृत्ति वाले शब्द होते हैं। पुनरावृत्ति यानी जब आप कहते हैं घर घर, हाथों हाथ, दिनों दान, कानों कान, तो ये क्या होता है, ये भी आपका अव्ययी भाव समास होता है। यहां पर भी आपका अव्यय रहने वाला है, बोलो बताइए। ठीक है, अगला क्या है, अगला क्या है, तत्पुरुष समास है। अगला क्या है, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष क्या था, मैंने बताया था कारक छुपा हुआ होगा। कौन कौन से कारक छुपे होंगे, कारक का लोप होगा, क्या होगा लला, कारक का लोप होगा, यानी कि कारक छुपा हुआ होता है, यहाँ पे कारक छुपा हुआ होता है। तो आप कहेंगे, आपको यहां पर भी एक लाइन याद रखनी है, वो ये कि पहला पद, प्रथम पद पूर्व पद अव्यय है, जिसमें प्रथम पद क्या होता है, प्रधान होता है। आपसे पूछ लिया जाता है कि प्रथम पद किस में प्रधान होता है, तो उपसर्ग में यानी कि अव्यय में प्रधान होगा। यहां पर क्या कहोगे, उत्तर पद प्रधान है, यानी कि अव्यय में पहला पद प्रधान रहेगा, इसमें आपका ये वाला पद प्रधान रहेगा, याद रखिएगा। ठीक है, यानी कि आपका कह रहा है उत्तर पद हो जाएगा प्रधान, यानी कि इंपॉर्टेंस उसको दी जाएगी। ठीक है, तत्पुरुष में क्या होता है, आपने कहा देशभक्ति, यानी देश के लिए भक्ति, राजा का पुत्र राजपुत्र, राजा का पुत्र, शराहत शर से आहत, राह खर्च राह के लिए खर्च, तुलसीदास कृत तुलसी द्वारा कृत, तुलसी द्वारा कृत तुलसीदास कृत। समझ गए कारक के लिए। अब बात ऐसी है कि कर्म की जब बात आती है, कर्म का होता है को होता है, क्या होता है, को होता है, कर्म को की बात की जाएगी। ये आपके कारक है, ये आपके कारक है। आपके 8 कारक होते हैं, परंतु आप इसमें सिर्फ 6 कारक को पढ़ते हो। ध्यान से समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आपने कहा 6 कारक पढ़ा जाता है। कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान है, अपादान है, संबंध है, अधिकरण है। याद रखना पड़ेगा, ये इसको याद करना पड़ेगा आपको। याद करने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है आपके पास। कर्म को होता है करण से या फिर के द्वारा, संप्रदान को या के लिए, या फिर अपादान से। अब आपको क्वेश्चन पता है क्या होना चाहिए, मैम यहाँ भी से है और यहाँ भी से है, दोनों में अंतर क्या है बता दो हमें एक बार जरा। हम कैसे पहचानेंगे कहाँ संप्रदान है कहाँ करण है? याद रखना, जब करण की बात करते हो ना, करण की, तो आप यहाँ पे सिंपल स्रोत की बात करते हो। जैसे मैंने कहा मैं पेन से लिख रही हूँ, मैंने क्या कहा, मैं पेन से लिख रही हूँ, पेन के द्वारा लिख रही हूँ, पेन से लिख रही हूँ, बात एक ही है। पर अगर मैंने कहा मेरे हाथ से पेन छूट गया, मैंने क्या कहा, मेरे हाथ से पेन छूट गया, मेरे हाथ से अलग होके गिर गया कि नहीं हो गया? आप कहोगे मैम अच्छा ये से अलग है, ये अलगाव दिखाता है। क्या दिखाता है? अलग होना दिखाता है कि भाई ये अलग हो गया, मेरे हाथ से पेन जो है अलग हो गया। से द्वारा होता है जो स्रोत, यानी कि स्रोत की बात की, मैं पेन से लिख रही हूं, बोलो हाँ या ना। अगला आ जाता है को, अगला क्या आ जाता है? को होता है। क्या होता है? को होता है। ठीक है,
इसको क्या हुआ है? ओके, ये वाला को और इस वाले को में क्या अंतर है समझिएगा। कर्म होता है जब आप कहते हो ना कि मम्मी ने ना धोबी को कपड़े दिए, मम्मी ने धोबी को कपड़ा दिया है, यानी कि सामान देकर वापस नहीं लिया जाता, वापस लिया जाता है, वापस लिया जाएगा कि मम्मी ने धोबी को कपड़ा दिया है। पर ये वाला जो संप्रदान होता है ना, आप उस इंसान को सामान देके वापस नहीं लोगे। आपने कहा रीना ने भिखारी को दान दिया, भिखारी को दान अगर दिया है तो ऐसा होगा कि भिखारी को पैसे दे दिए, चल तूने आशीर्वाद नहीं दिया, अच्छा वाह मजा नहीं आया, आशीर्वाद में मजा नहीं आया भाई, वापस कर पैसे वापस कर, ऐसा तो नहीं करेंगे आप, है ना। आपने भिखारी को दे दिया तो दे दिया, चाहे फिर उल्टे में गरिया ही दे, तुमको कह रहे 10 रुपया दियो, लो भाई एक काम करो 20 रुपया हमसे ले लो तुम ही, ठीक है। समझ आएगी नहीं समझ आया? तो ये अंतर होता है, ध्यान से देख लीजिए। अधिकरण में प्रकाश हमेशा स्थान की बात करते हो कि जैसे आपने कहा पेड़ पर चिड़िया बैठी है, पेड़ पर चिड़िया बैठी है, तो जहां आपको ये जो येलो येलो में दिख रहे हैं, आपको ऐसे शब्द दिख जाए समझिए वहां पर आपका तत्पुरुष समास है। लेकिन एग्जामिनर पूछता है कि कौन सा तत्पुरुष है, तो आप कहेंगे तत्पुरुष संबंध है, तत्पुरुष अपादान है, तत्पुरुष संप्रदान है, तत्पुरुष करण है, तत्पुरुष कर्म है, या फिर तत्पुरुष अधिकरण है। ये लला आपको याद रखना पड़ेगा भैया, ये याद रखना पड़ेगा, इतनी बात मेरी ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगले पे आ जाइए। अब इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ा देती हूँ, तत्पुरुष समास, इनको हर किसी का एक एक उदाहरण दे देती हूँ मैं आपको, आखिर किसकी बात हो रही है समझिए। तत्पुरुष समास में कर्म की बात होती है, कर्ता ने कर्म को की बात हुई, इसने किसकी बात की, को, यानी वही जब आप किसी को सामान देके वापस ले लोगे, धोबी को कपड़े दोगे तो वापस तो लोगे ना, धोने के लिए दिए थे। याद रखना दो पदों के बीच में कर्म कारक छिपा हुआ होता है, कर्म का चिन्ह को होता है, ऑलरेडी हमने बात कर दी। जैसे आप कहते हो रथ चालक, मैंने कहा आपसे कि चलिए इधर मैं खड़ी हो रही हूं, मैंने कहा एक बात बताओ रथ चालक में कौन सा समास है, आप दिमाग लगाओ। रथ चालक विग्रह करते, रथ को चलाने वाला, रथ को कर्म हो गया, बोलो हाँ या ना। आपसे कहा ग्रामगत है, ग्रामगत यानी कि ग्राम को आया हुआ या गया हुआ। माखन चोर, माखन को चुराने वाला। वन गमन, वन को गमन, मुंह तोड़, मुंह को तोड़ने वाला। अब आपका क्वेश्चन होना चाहिए मैम माखन चोर क्या बहुव्रीहि समास नहीं है, तो ये यहाँ तत्पुरुष में क्यों है? देखो एग्जाम, मेरी बात समझा ध्यान से, अगर वो माखन चोर पूछेगा ना तो आप बहुव्रीहि ऑप्शन में रहेगा तो आप बहुव्रीहि ही लगाओगे। पर अगर एग्जामिनर ने थोड़ा टेढ़ा पूछा कि माखन चोर में कौन सा तत्पुरुष समास है, अगर वो यही पूछे कौन सा तत्पुरुष समास है, तो आप कहोगे ना माखन को चुराने वाला, जो माखन को चुराया है। ये को दिख रहा है सब में, ये किसको दिखा रहा है, ये दिखा रहा है कर्म को, तो आप समझ गए यहाँ कर्म तत्पुरुष समास है। अगला क्या है, करण है, कर्ता ने कर्म को करण से होगा, से बोलो हाँ या ना। और ये कौन सा श्रेय है, स्त्रोत वाला है, जब आप पेन से लिखोगे स्त्रोत वाला है, या फिर आप कह दो के द्वारा वाला है, के द्वारा की बात करोगे, किसकी बात करो, के द्वारा। आपने कहा स्वरचित यानी स्व द्वारा रचित, मन चाहा, मन से चाहा, शोक से ग्रस्त, शोकग्रस्त, भूख से मरी, भूखमरी, धन से हीन, धनहीन, आप समझ गए धन से हीन है, धन से हीन है, तो यहाँ पे करण तत्पुरुष समास। अगला है संप्रदान यानी कि के लिए, आपको दिखेगा के लिए। एग्जाम्पल आपसे कहा गया रसोई घर यानी कि रसोई के लिए घर, रसोई के लिए घर में कौन सा तत्पुरुष है, आप कहेंगे संप्रदान है। विश्राम गृह, विश्राम के लिए घर। गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा दी जाती है। प्रयोगशाला, प्रयोग के लिए शाला बनाई जाती है। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति हो जाएगा। इतना करेक्ट है? आई होप आपको इतना समझ आ रहा होगा, बहुत आसान है, बहुत आसान। अपादान होता है से
आपको से देखने को मिलेगा पर अलग होता हुआ दिखेगा आपको, कि कोई चीज किसी से अलग हो रही है, दूर हो रही है। जैसे आप ब्रेकअप की बात करो वो भी इसमें आ जाएगा। आपने कहा कामचोर, यानी काम से जी जो चुरा रहा है, काम से जी जो चुरा रहा है, तुलना भी जाता है वैसे इसमें, ठीक है, काम से जी चुराने वाला। दूरागत, दूर से आगत। रण विमुख, रण से विमुख। नेत्रहीन, नेत्र से हीन, नेत्रहीन यानी कि नेत्र से हीन। पाप मुक्त, पाप से मुक्त हो गया जो। देश निकाला, देश से निकाला। पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट। ठीक है, इतनी चीज समझ आ गई है। अगले पे आइए, अगला क्या कहता है? अगला कहता है संबंध तत्पुरुष समास बताओ जरा। इसमें दो पदों के बीच में संबंध कारक छिपा होता है। किसमें दिखा है? दो पदों के बीच में संबंध कारक दिखेगा आपको छिपा हुआ। संबंध कारक के चिन्ह या विभक्ति का के की होता है। आपको पता है का के की भी होता है, रारे री भी होता है। जैसे आपने कहा उसका उसकी है। राजपुत्र, राजा का पुत्र। गंगा जल, गंगा का जल। ठीक है। देव पूजा, देव की पूजा। आम वृक्ष, आम का वृक्ष। राजकुमारी, राज की कुमारी। जलधारा, जल की धारा। आपने समझ गए, संबंध की बात हुई है। यहाँ किसकी बात हुई है? संबंध की बात हुई। अधिकरण तत्पुरुष समास क्या होता है? अधिकरण यानी कि आप कहो में पर, यानी कि जब आप स्थान की बात करोगे, स्थान, स्थान की बात, कि वह कहाँ है, वह उसमें है। आपने कहा कार्य कुशल, कार्य में कुशल होता है ना कोई व्यक्ति। वनवास, वन में वास। ईश्वर भक्ति, ईश्वर में भक्ति की जाती है। आत्मविश्वास, आत्म पर विश्वास होता है। दीन दयाल, दीनों पर दयाल। दानवीर, दान देने में वीर। आपने समझा, में और पर दिखा, यानी कि अधिकरण है। ये थे हमारे तत्पुरुष समास। अगला आ जाइए, अगला आता है हमारा तीसरा भेद जो है वो है कर्मधारय समास। समझिए कर्मधारय समास क्या होता है। कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास तक एंड हो गया। आई होप इतना चीज क्लियर होगा। ठीक है, तो आपने पढ़ा अभी क्या 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 सॉरी, कर्म पढ़ लिया, तत्पुरुष समास पढ़ लिया सारे के सारे। कर्मधारय समास क्या होता है समझिए। कर्मधारय मैंने कहा था, देखिए याद रखना, जब विशेषण की आप बात करोगे ना, विशेषण, विशेषण की बात करो, जब उपमा उपमेय की बात करो, विशेषण उपमा उपमेय समझते हो, जब आप किसी की तुलना करो, चांद सा रोशन चेहरा, बालों का रंग सुनहरा, कैसी देखूं तेरी आंखें, आंखों पे चश्मे का पहरा। ठीक है, जब आप कहें कि वो कैसी है भाई, एकदम कमल से चरण है उसके, यानी कि एकदम, जब आप किसी की तुलना किसी से करेंगे तो वही कर्मधारय होता है। समझिएगा इसमें क्या है। उत्तर पद यहाँ भी प्रधान होता है। ठीक है, विशेषण विशेष और उपमेय उपमेय से मिलकर के बनता है। जैसे आपने कहा चरण कमल, कमल के समान चरण। नील गगन, नीला है जो गगन। चंद्रमुख, चांद है जैसा मुख, चंद्र जैसा मुख। पीतांबर, पीत है जो अंबर, पीत है जो अंबर, क्या हो जाएगा? पीत है जो अंबर। करेक्ट है, इतनी चीज समझिएगा। बस एक सेकंड रुकना। ठीक है, डन। ये था आपका कर्मधारय समास। क्या था? कर्मधारय। आपने देख लिया कर्मधारय। अब अगली स्लाइड जो है मैं खुद से लिख के ही बता देती हूँ। कर्मधारय हो गया आपका। अगली स्लाइड क्या आ जाएगी? चौथी। समझिएगा, चौथा आपका जो भेद था वो क्या था? चौथा भेद था आपका द्विगु समास। क्या कहेंगे आप? द्विगु समास। वही है कि इसमें जो है आपका पूर्व पद संख्यावाचक होता है। क्या होता है? पूर्व पद, पूर्व यानी पहला पद संख्यावाचक होता है। थोड़ा सा हैंडराइटिंग इधर उधर हो ना तो आप लोग देख लेना, थोड़ा मैनेज कर लेना। ठीक है, एक में नोट कर लेना कि कभी कभी पीछे वाला जो पद होता है, यानी कि कभी कभी उत्तर पद, उत्तर पद भी, कभी कभी उत्तर पद भी क्या होता है? कभी कभी उत्तर पद भी संख्यावाचक होता है।
ठीक है, कभी कभी आपका उत्तर पद भी संख्यावाचक होता है, याद रखिए। समझिए, अगर मैं आपको इसी में एग्जाम्पल दे देती हूं, मैंने कहा नवग्रह, या फिर मैं कह दूं आपसे दोपहर, या फिर हम कहें त्रिवेणी। बताइए इसका समास विग्रह करिए। पंचतंत्र, शताब्दी, सतसई, या फिर कह दो चौगुनी। सबका समास विग्रह अगर हम करते हैं तो क्या मिलता है हमें? नवग्रह क्या होता है? 9 ग्रहों का समूह, 9 ग्रहों का समूह, ठीक है। दोपहर यानी कि 2 पहरों का समाहार, 2 पहरों का समाहार, ठीक है। त्रिवेणी यानी कि 3 वेणियों का समूह, ठीक। पंचतंत्र का मतलब क्या होता है भाई? पंचतंत्र यानी 5 तंत्रों का समूह, 5 तंत्रों का समूह। शताब्दी यानी कि भाई सीधी सी बात है, 100 की बात हो रही है, 100 अब्दों का समूह कह लो समूह। सतसई मतलब कि 700 पदों का समूह, याद रहेगा। देख रहे हो ग्रुप की बात हो रही है यार। चौगुनी यानी कि 4 गुना, 4 गुनी कह सकते हो कि नहीं। अब यहाँ आपको क्या समझ है? द्विगु समास क्या है? द्विगु समास आपने समझा, आपने क्या समझा कि देखो 9, पहला पद हमेशा आपका संख्या होता है, संख्या होता है। पंच, शत, सत, चौगुनी। आपने देखा पहला पद आपका संख्या है, द्विगु समास हो गया, ठीक है। एक नोट याद रख लेना, जैसे चतुर्भुज भी है, चतुर्भुज 4 भुजाओं वाला भी होता है और 4 भुजा यानी कि इसको आयत को भी कह सकते हो आप, ठीक है। ओके, तो याद रखना। या फिर आप मैं कहूँ षडानन, बताओ षडानन है, या मैं आपसे कहूँ दशानन है, ये भी तो हमारा द्विगु होना चाहिए। आप कहोगे मैम नहीं, ये बहुव्रीहि समास होते हैं। बहुव्रीहि यानी कि षडानन किसी को जाता है? कार्तिकेय को कहा जाता है। दशानन किसको कहा जाता है? रावण को कहा जाता है। तो हमारे ऑप्शन भी खेलना है आपको कि जब भी ऑप्शन में बहुव्रीहि समास रहे तो आप बहुव्रीहि समास लगाओगे। इनके लिए चतुर्भुज ऐसा होता है जो आपका द्विगु समास भी होता है और आपका बहुव्रीहि समास भी होता है। लेकिन ऑप्शन में जब आपका बहुव्रीहि समास रहेगा, इस बात को मेरी ध्यान रखिएगा कि आप कभी भी द्विगु नहीं लगाओगे, आप बहुव्रीहि समास के साथ ही जाएंगे, ठीक है। इतनी चीज याद रहेगी। तो ये क्या है? आपका द्विगु समास हो गया। ओके ओके, इतनी चीज क्लियर है। अब मैं बढ़ती हूँ अगले पे। अगला आता है हमारा द्वंद्व समास। कौन सा हो जाएगा? अगला आ जाता है हमारा 5वें की अगर मैं बात करूं, अगला है द्वंद्व समास। ठीक है, समझना। द्वंद्व की बात मैंने की थी। द्वंद्व यानी कि जब आपको क्या होगा, दोनों में ही, जब आपको दोनों पद ही प्रधान हो, दोनों पद ही प्रधान होते हैं, प्रधान, दोनों पद ही प्रधान होते हैं यहाँ पे। और याद रखना योजक चिन्ह का लोप होता है। योजक चिन्ह मैंने बताया था ना, योजक चिन्ह मतलब ये डैश वाला का लोप होता है, ठीक है। जैसे मैंने कहा जलवायु, मैंने आपसे कह दिया
अपना पराया, अपना पराया, या फिर मैंने आपसे कहा पाप पुण्य, या फिर हम कहें राधा कृष्ण, या फिर आप कहो अन्न जल, अन्न या फिर जल, ठीक है, नर नारी, नर नारी, ठीक है। आप इसको अगर विग्रह करते हो तो आपको मिलता है जल और वायु, जल और वायु। वहीं आप विग्रह करते हैं अपना पराया, अपना और पराया, अपना या फिर या कह सकते हो या पराया, ठीक है। पाप और पुण्य, पाप और पुण्य हो गया, राधा और कृष्ण हो गया। आई होप आपको ये चीजें क्लियर हो रही हो, ठीक है। अन्न और जल हो गया, अन्न और जल, नर और नारी, बोलो क्या आपको ये चीज समझ आई? द्वंद्व समास क्या होता है? यही होता है द्वंद्व समास। आपको कहीं ना कहीं दिख जाएगा इसमें और, या, अथवा, इस तरीके की चीजें आपको देखने को मिल जाती है, या फिर आपको ये वाला चिन्ह देखने को मिल जाता है जो बीच में लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये था द्वंद्व समास। ये हुए हमारे 5 समास। एक बार इसको आप क्या कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट अगर आप रखना चाहें तो रख सकते हैं, ठीक है। अगले समास पे आते हैं। अगला समास होता है हमारा आखिरी का समास है, जो कि है बहुव्रीहि समास। क्या है? बहुव्रीहि समास। मैंने कहा बहुव्रीहि समास क्या होते हैं? जब दोनों पद मिलकर के किसी तीसरे की बात करेंगे, दोनों पद मिलकर किसी तीसरे की बात करें, ठीक है, दोनों पद मिलकर किसी तीसरे की बात करें। अब आपको लगेगा जैसे मैम, तो देखो उदाहरण समझो जरा। अगर आप कहते हैं गजानन, गजानन, या फिर आप कह दो यहीं पे त्रिनेत्र, त्रिनेत्र, या फिर आपने कहा लंबोदर, नीलकंठ, नीलकंठ पहले करो फिर लिखो लंबोदर, आपने कहा दशानन, दशानन है, चतुर्भुज है, पीतांबर है, ठीक है, चक्रधर है। ये सब कुछ कहीं ना कहीं भगवान से संबंधित है। जैसे अगर आप कहो गजानन किसको कहा जाता है? गज का आनन है, गज का आनन है, किसको है? आप कहेंगे गणेश, है ना, ठीक है। जैसे आपने कहा त्रिनेत्र, तीन नेत्र हैं जिसके, किसके हैं? भगवान शिव के हैं। बोलो किसी और के तो नहीं है, तुम्हारे तो है नहीं, है ना, ना मेरे हैं। आप कहेंगे 3 नेत्र हैं जिसके, यानी भगवान शिव। आपसे कहे नीलकंठ, यानी कि नीला है कंठ जिसका, नीला है कंठ जिसका, किसका नीला कंठ है? भगवान शिव का ही नीला कंठ है, किसी और का है क्या? नहीं। लंबोदर मतलब कि क्या हुआ? लंबा है उदर जिसका, लंबा है उदर जिसका, किसका लंबा उदर है? गणेश का ही है, भगवान श्री गणेश, है ना। दशानन है, 10 हैं आनंद जिसके, 10 हैं आनंद जिसके। आपने कहा किसके हैं? तो ये है रावण के, ठीक है। चतुर्भुज यानी 4 भुजाओं वाला, कौन है 4 भुजाओं वाला? 4 भुजाओं वाला,
कौन है? तो आप कहेंगे भगवान विष्णु हैं, ठीक है। पीतांबर यानी कि पीला है अंबर जिसके, या फिर पीले हैं वस्त्र जिसके, पीले हैं वस्त्र जिसके, किसके पीले वस्त्र थे? भगवान कृष्ण के। चक्रधर यानी कि चक्र को धारण करने वाला, करने वाला कौन था? भगवान विष्णु थे। तो ये हुआ आपका बहुव्रीहि समास। ये क्या हो गया? बहुव्रीहि समास हो गया, ठीक है। तो ये थे हमारे आज के 6 समास, जहां पर आपने देखा कि जब हम दोनों पद मिलके, यानी कि गजानन, गज है आनंद, गज और आनंद मिलकर ये कहीं ना कहीं भगवान गणेश की बात कर रहा है, किसी तीसरे की बात कर रहा है, तो वहां बहुव्रीहि समास होता है। जब दोनों पद मिलकर किसी तीसरे की बात करते हैं तो बहुव्रीहि समास होता है। द्वंद्व समास में हमने देखा कि जब दोनों ही पद हमारे लिए महत्वपूर्ण हो और हमें यहाँ योजक चिन्ह का लोभ मिलता है। द्विगु होता है जब कोई भी हमारे शब्द की शुरुआत कहीं ना कहीं किससे हो रही है, किससे हो रही, किसी संख्या से हो रही है, ठीक है। तो वही हमारा क्या होता है? द्वंद्व हो जाता है, ठीक है। कर्मधारय में हमने देखा कि जब हमारे यहाँ विशेषण विशेष्य की बात करें, अधिकरण तत्पुरुष समास हमने सारे के सारे यहाँ पे देख लिए 6 के 6। उससे पहले हमने देखा था यहाँ पे अव्ययी भाव समास क्या होता है, यानी कि ये हुए आपके पूरे के पूरे आपके समास। आज होता है आज का कंप्लीट। तो आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा और समास आपको अच्छी तरीके से याद होगा, ऐसे अच्छे से याद हुआ होगा कि आपको दोबारा इसको आप कभी भी जीवन में नहीं भूलेंगे, ठीक है, अगर आपने मेरी ट्रिक से इसे याद करा होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो आई होप ये सेशन अच्छा लगा होगा आपको। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।